नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पर्श को एक लेटर भेजा है जिसमें पेंशनर का लिस्ट के साथ भेजा है कि 18 महीने के दौरान जो डीएडीआर फ्रीज हुआ था उसका फायदा पेंशनर को दिलाने को लेकर आगे लेटर भी दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ अभी मीडिया में ये खबरें चल रही है कि 8वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 तक हो सकता है। दोस्तों, जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर सरकार को भी उतना ज्यादा फायदा है। कैसे, वो आगे समझेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ना तो एफएमए मिलता है ना ओईसीएचएस की फैसिलिटी लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स के मन में सवाल होता है कि पुराने समय का जो एफएमए का एरियर है क्या वो मिल सकता है। आप अगर क्राइटेरिया मीट करें तो आपको मिल सकता है। ऐसा ही एक पीपीओ जारी हुआ है जो आगे आपको दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और कभी कभी पेंशनर्स को रिप्लाई देते हुए यूनिट्स या रिकॉर्ड ऑफिस अपनी फजीयत करा लेते हैं। इसके बारे में भी आगे मैं आपको बकायदा लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, इसलिए जानकारी महत्वपूर्ण है, जान के रखिए। जी हाँ, चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, रिकॉर्ड ऑफिस जब आंखें मूंद ले तो उनको जगाना जरूरी है, फजीहत कराना भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के एंटाइटलमेंट को लेकर कभी कभी यूनिटों से या रिकॉर्ड ऑफिसेस से पेंशनर को ऐसे रिप्लाई दिए जाते हैं कि जैसे कि पेंशनर को कुछ नहीं पता है, इनको कुछ भी बोल दो ये चुपचाप हो जाएंगे। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। अगर आप पेंशनर को उल्ट पुल्ट जवाब देंगे तो आपकी फजीहत हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला है। चलिए लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि एक बेस वर्कशॉप द्वारा पेंशनर के फैमिली को, यानी कि फैमिली पेंशनर को लेटर का रिप्लाई दिया गया है। उनको एमएससीपी से जुड़ा हुआ जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला कि मेरे हस्बैंड को, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको एमएससीपी ग्रांट करो, तब जा करके ये रिप्लाई दिया गया। और इस रिप्लाई में कहीं ना कहीं इन्होंने खुद अपनी फजीहत करा ली है। जी हाँ, मैं आगे समझाऊंगा आपको कि क्या है मसला। अब देखिए, इस लेटर में जो पेंशनर को रिप्लाई दिया गया है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि हमने ईएमई रिकॉर्ड से आपके हस्बैंड को एमएससीपी ग्रांट करने के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, ये इस लेटर में कहा गया है। इन दिस कनेक्शन ईएमई रिकॉर्ड हैज इन्फॉर्म्ड दैट केस फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो, उनका नाम है आगे, वाज कंसिडर्ड बाय द डीपीसी ड्यूरिंग मार्च 2010, यानी कि मार्च 2010 में ही उनको एमएससीपी ग्रांट करने को लेकर के कंसिडरेशन किया गया था। उसके बाद क्या लिखा है, however the individual was declared unfit, not eligible for the same due to lacking of ACR criteria। क्लियर लिखा हुआ है कि उनको अनफिट पाया गया एमएससीपी के लिए। और अनफिट क्यों पाया गया, क्योंकि वो लैकिंग ऑफ एसीआर क्राइटेरिया थे, यानी कि एसीआर का क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। ये इस जवाब में जो है पेंशनर को जवाब दिया गया है। अब दोस्तों, पेंशनर को तो मैंने गाइड कर दिया है कि कैसे उन्होंने आगे का कार्रवाई करना है। अब एमएससीपी में एसीआर से जुड़ा हुआ जो रूल है वो आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फजीहत क्यों हुई है अभी इनकी। दोस्तों, ये आर्मी हेडक्वार्टर का 13 जून 2011 का ओरिजिनली जो एमएससीपी का रूलिंग है, एडम इंस्ट्रक्शन है, वो आप देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में, ये बिल्कुल रूलिंग लेटर है, एमएससीपी के पूरे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब इस लेटर का 22 नंबर पैराग्राफ में मैं लेके चलता हूं आपको, जहां पर एसीआर के संदर्भ में गाइडलाइन दिए गए हैं कि एसीआर का कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है या नहीं होता है। चलिए हम पहुंचते हैं अभी। ये देखिए 22 नंबर पैराग्राफ में, जहां पर आप देख पा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मेडिकल ऑब्लिक एसीआर क्राइटेरिया, यानी कि एमएससीपी में एसीआर या मेडिकल क्राइटेरिया कैसे इफेक्ट डालता है। अब देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, देयर विल बी नो मेडिकल ऑब्लिक एसीआर ऑब्लिक पासिंग ऑफ प्रमोशन कार्डर क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड फॉर एमएससीपी। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एमएससीपी प्राप्त करने के लिए ना मेडिकली फिट होना जरूरी है, ना एसीआर का कोई क्राइटेरिया लागू है, ना ही आपने प्रमोशन कैडर पास करना जरूरी है। तो ये चीज क्लियर लिखा हुआ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब पेंशनर जागरूक हैं। आप ऐसे जवाब पेंशनर को नहीं दे सकते, जो चीज उनको लागू है वो आपको देना ही पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एफएमए का एरियर मिलेगा पुराना, पीपीओ में भी एफएमए प्रिंट होगा, मगर डबल सुविधा ली तो रिकवरी तय है। जी हाँ दोस्तों,
कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो ना तो एफएमए लेते हैं ना ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं, और जानने में समझ में ऐसा भी आया है कि कुछ ऐसे भी पेंशनर्स हैं जो दोनों लेते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो दोनों ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, आपका जो भी एफएमए ले रहे हैं आप, वो रिकवर हो जाएगा। दोनों में से एक सरेंडर करना जरूरी है। और दोस्तों कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं या एफएमए भी नहीं लेते, ईसीएचएस भी नहीं लेते, तो ऐसे में अगर कोई पेंशनर मान लीजिए आज के डेट में ईसीएचएस ले रहा है तो पुराने समय का एफएमए क्या मुझे मिलेगा, ऐसा सवाल वो करते हैं। तो ऐसा ही एक केस था जिस केस में अब पीपीओ जारी हो गया और कुछ ऐसे लेटर्स हैं, महत्वपूर्ण लेटर्स हैं एफएमए को लेकर के। चलिए वो पीपीओ देखते हैं, कुछ लेटर्स हैं उनको भी देखते हैं और समझते हैं कि एफएमए का एरियर किनको मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो समझ लीजिए ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का लेटर है, जिस लेटर में सभी कमांड हेडक्वार्टर और ईसीएचएस के जितने भी पॉलीक्लिनिक्स वगैरह हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई भी पेंशनर मेडिकल अलाउंस और ईसीएचएस मेंबरशिप दोनों चीजों का फैसिलिटी अवेल करते हैं, दोनों चीजों का जो है सुविधा लेते हैं, तो उनका जितना भी एफएमए मिला है वो पूरा का पूरा रिकवर किया जा सकता है। जी हाँ, इसलिए आपको सावधान बनना है। दोनों में से एक ही फैसिलिटी आपको लागू है, या तो ईसीएचएस की सुविधा लें या तो फिर आप एफएमए जो हर महीने आज के डेट में 1000 रुपए मिलता है वो लें। दोनों में से एक ही आप ले सकते हैं। तो ये था वो लेटर। अब चलिए दूसरा एक मैं पीपीओ दिखाता हूं। ये देखिए अब पेंशनर का पीपीओ जारी हुआ है। ये 27 जनवरी का पीपीओ है दोस्तों। 27 जनवरी को ये पेंशनर का पीपीओ जारी हुआ है और ये पीपीओ जारी हुआ है उनको एफएमए ग्रांट करके। जी हाँ, और एफएमए भी अभी से नहीं, एफएमए पूरा पुराना डेट से उनको एफएमए दिया गया है और ये पीपीओ जारी किया गया। ये देखिए ये पीपीओ सबसे पहले तो देखिए ये 27 जनवरी 2025 का पीपीओ है। देखिए अब इस पीपीओ में किस तरीके से एफएमए को ग्रांट किया गया, यहाँ पर देखिए इन पेंशनर को पहले पता ही नहीं था, उनको एफएमए ईसीएचएस दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा था। तो जब उन्होंने सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद ग्रेवेंस डाला तब जाकर के उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए गए, फॉर्म्स लिए गए और अभी देखिए 1000 रुपए जो है उनका एफएमए जुड़ गया। और कब से जुड़ गया? अक्टूबर 2013 से, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दे रखा था, उस समय में ऑप्शन एफएमए का दे रखा था लेकिन एफएमए उनको मिल नहीं रहा था। तब बाद में जब उनको पता चला कि उस ऑप्शन के बेस पर ही वो क्लेम कर सकते हैं तो देखिए अब उनको पूरा 2013 से लेके अभी तक का एरियर भी मिलेगा। पेंशनर ने एक वीडियो मैसेज भेजा है दोस्तों, वो वीडियो मैसेज आप सुनिए। मैं सिपाही रंगे नेम एक सर्विसमैन 1 असम रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं 2013 को पेंशन निकला था। जब एफएमए का जब ग्रीवेंस सर ने हम लोग को जो वीडियो दिखाया था उसी हिसाब से मैंने ग्रीवेंस डाला था नवंबर ना दिसंबर को। तो उसको जो है पब्लिश करके जो है जनवरी 27 को मेरे पास कोरिजिनम पीपीओ नया अगला महीना, शायद अगला महीना या फरवरी का महीना में, मार्च का महीना में मेरे को शायद एरर मिल सकता है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सैनिक पाठशाला को। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो एफएमए ईसीएचएस नहीं लेते, उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं। ये देखिए ये पेंशनर है, ये पेंशनर का 8 जनवरी 2025 का लेटर है और ये भी एफएमए से ही जुड़ा हुआ लेटर है। और इस लेटर में जो नॉन अवेलिंग द ईसीएचएस फैसिलिटी सर्टिफिकेट है वो कभी रिकॉर्ड बोलता है कि ईसीएचएस देगा, कभी ईसीएचएस बोलता है कि रिकॉर्ड देगा। तो अब ये रिकॉर्ड ऑफिस ने देखिए साफ साफ रिकॉर्ड ऑफिस ने जो है ये लेटर निकाला है, जिस लेटर में जो ईसीएचएस है पॉलीक्लिनिक है उनको क्लियर बोला गया है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ जो ईसीएचएस फैसिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपने देना है। ये देखिए एक पेंशनर के केस में ये देखिए दोस्तों लेटर निकला। और एक लेटर आपको दिखाता हूं, ये देखिए अब ये लेटर भी महत्वपूर्ण है। ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है और उनको भी एफएमए लागू होने को लेकर के भेजा है। उनका पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दिया। अब आगे जैसे ही उनका कोरिजेंडम पीपीओ निकलेगा उनका एफएमए का पूरा जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। ये जानकारी इसमें दी गई है। और दोस्तों ये बीईजी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का ये दोस्तों लेटर है और यहाँ पर कुछ उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। ये देखिए ये हेल्पलाइन नंबर है। इन हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करके आप कॉल कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड ऑफिस को। बॉम्बे इंजीनियर्स के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपने एफएमए का ऑप्शन पहले चुन के रखा हुआ है, किसी वजह से आपको एफएमए नहीं मिला और आज आप ईसीएचएस तो ले रहे हैं लेकिन बीच के समय में ना आपने एफएमए लिया ना ईसीएचएस लिया, तो उस पीरियड का एफएमए आप क्लेम कर सकते हैं जिसका भुगतान आपको जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 18 महीने का डीए का फायदा देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स का लिस्ट भेजा पीसीडीएस स्पर्श सेल को। जी हाँ दोस्तों 18 महीने का जो डीए डीआर फ्रीज किया गया था उसका एरियर तो पेंशनर को या एम्प्लॉइज को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो समय बताएगा। इसके ऊपर दबाव तो चल रहा है, पेंशनर्स के जो संस्थाएं हैं या एम्प्लॉइज के जो संस्थाएं हैं वो दबाव बनाए हुए हैं।
और आने वाले बजट सेशन में कुछ ना कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं। हालांकि इसके चांसेस कम है कि बजट में ही ये डिक्लेयर हो जाए, लेकिन फिर भी आस लगा के बैठे हुए हैं, हम भी आस लगा के बैठे हुए हैं। वो तो चलिए 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा है, लेकिन दोस्तों 18 महीने के दौरान जो डीएडीआर फ्रीज किया गया था, लेकिन डीएडीआर में एक्चुअल में बढ़ोतरी हुई थी, तो उसकी बढ़ोतरी का जो फायदा है वो ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट में मिलना था पेंशनर को। तो जो उस पीरियड में रिटायर हुए उनके लिए ये अच्छी बात है कि बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है वो जो डिफरेंस का पैसा, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे पेंशनर्स आज भी बचे हुए हैं। तो ऐसे ही एक केस में बहुत सारे पेंशनर्स का इकट्ठा लेटर बना करके स्पर्श को भेजा गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, जो कि पीसीडीए स्पर्श को भेजा गया है। और इस लेटर में बहुत सारे पेंशनर्स को 18 महीने के दौरान का जो डीए बढ़ोतरी है उसके हिसाब से पेंशन में जो फायदा उनको मिलना है ग्रेच्युइटी में, उसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरे पेंशनर का लिस्ट के साथ पीसीडीए स्पर्श को लेटर भेजा है कि इन पेंशनर को सही परसेंटेज ऑफ डीए के हिसाब से ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन करके भुगतान किया जाए। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पूरा पेंशनर का लिस्ट है, कहीं आपका भी नाम तो इसमें नहीं है, चेक कीजिए। और आपको भी, अगर आप भी कोरोना के समय के रिटायरी हैं, यानी कि आप यहाँ पर पीरियड देखिए, अगर जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच के आप रिटायरी है, तो आपको भी उस समय में जितना एक्चुअल में डीए का परसेंटेज था उसके हिसाब से लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी मिलना है। तो आप देखिए ये जो पेंशनर है इनके केस में उनको 21% के हिसाब से जो है, पहले वाला केस में 21% के हिसाब से उनको ग्रेच्युइटी मिलना था, अब उसको लेकर के ये लेटर निकाला गया है। दूसरे वाले फैमिली पेंशनर का है दोस्तों, पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है, फैमिली पेंशनर को मिलना था 24% के हिसाब से ग्रेच्युइटी का फायदा, जबकि उनको 17% के हिसाब से मिला, क्योंकि उस समय में डीए फ्रीज किया गया था। तो इस हिसाब से आप देखिए 24, 28, 21% के हिसाब से इन पेंशनर को ग्रेच्युइटी रिवाइज होकर के मिलना है, जिसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये पूरा पेंशनर्स के लिस्ट के साथ स्पर्श को लेटर भेजा है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहेगा, क्या तर्क है? जी हाँ, ये तर्क दिया जा रहा है कि 2.28 से 2.86 के बीच में रहेगा। हालांकि अगर हम डीए बढ़ोतरी का आंकड़ा देखें तो इसमें कोई तर्क नहीं लगता कि 2.28 से 2.86 मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों डीए की बढ़ोतरी जनवरी 2026 तक बमुश्किल 62% होने वाला है। तो ऐसे में क्या तर्क है कि 2.28 से 2.86 की मांग की जा रही है? दोस्तों एक तर्क है जो मेरी तरफ से मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ कि डीए को नोशनली बढ़ा हुआ माना जाए, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता चला, सरकार ने राज्यसभा में जो जवाब दिया वहां पर सरकार ने बोला है कि डीएडीआर निर्धारण करने का जो फॉर्मूला है, जो चीजों की महंगाई का जो वेटेज है उसको ज्यादा कम किया गया, जिस वजह से डीएडीआर की बढ़ोतरी में फर्क पड़ गया। अब इस फर्क की वजह से जो अब फिटमेंट फैक्टर में भी फर्क पड़ने वाला है, तो सरकार नोशनली डीए को बढ़ा हुआ मानते हुए ये फिटमेंट फैक्टर जरूर दे सकती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितना ज्यादा बढ़ोतरी सरकार को उतना फायदा, देश का उतना विकास। जी हाँ दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर खुदा ना खास्ता 2.86 या उससे ऊपर भी हो जाए तो क्या सोचते हैं आप कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ तो पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन क्या उससे सरकार को नुकसान होगा या देश का नुकसान होगा? कतई नहीं होगा। आप पिछले जितने भी पे कमीशन है उनका अगर इफेक्ट अगर देश के ऊपर आप देखेंगे तो हमेशा उसने इकोनॉमी को बूस्ट कराया है, यानी कि देश का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ोतरी दी है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही पे कमीशन में अगर अच्छा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो ये पैसा किनको मिलना है? सरकारी कर्मचारी या सरकारी पेंशनर्स को मिलना है। और सरकारी कर्मचारी और सरकारी पेंशनर्स का ये होता है कि जो भी पैसा उनको मिलता है, चाहे पेमेंट मिले चाहे पेंशन मिले, वो रोजमर्रा के कामों में खर्चा ही हो जाता है, उसको कोई बचा के नहीं रखता है। इसलिए अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर अच्छा भी मिल जाए, पेंशन में बढ़ोतरी भी हो जाए और पेमेंट में बढ़ोतरी भी हो जाए, तो वो पैसा इसी देश में खर्चा होगा, यानी कि पेंशनर्स के कर्मचारियों की जो खर्चा करने की क्षमता है, जो पैसों को जो है देश के विकास में लगाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से देश की इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। तो इस वजह से सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए फिटमेंट फैक्टर को कहीं ना कहीं डीए को नोशनली बढ़ा हुआ मानते हुए कम से कम 7वें पे कमीशन के आसपास का फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए, ताकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी उछाल मिले, देश की अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।